नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम इस कहानी की परतों को खोलेंगे कि कैसे एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, देखते ही देखते हिंदुस्तान के विशाल ग्रामीण इलाकों की शासक बन बैठी। और ये कहानी सिर्फ कब्जे की नहीं है, बल्कि ये इस बात की है कि कैसे भारत की खेती और अर्थव्यवस्था को एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत पूरी तरह से बदल दिया गया। तो कहानी की शुरुआत होती है ना ठीक इसी एक पल से। साल था 1765, जब मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया। अब दीवान बनाने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि रातों रात एक झटके में जो कंपनी सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो एक पूरे साम्राज्य की, कह लीजिए, फाइनेंस कंट्रोलर बन गई। अब सोचिए, इतनी बेहिसाब ताकत तो मिल गई, पर साथ में एक बहुत बड़ा सरदर्द भी आया कि भाई इतने बड़े इलाके और उसके पैसे कौड़ी यानी राजस्व को असल में मैनेज कैसे किया जाए। और हुआ ये कि दीवान बनने के बाद जब कंपनी ने खजाने में झांका तो पता चला कि वो तो लगभग खाली पड़ा है। बंगाल की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब थी। कारीगर गांव छोड़ छोड़कर भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि उनसे बहुत कम कीमत पर सामान खरीदा जा रहा था। और खेती खेती तो बस चौपट होने ही वाली थी। अब कंपनी के अपने खर्चे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन सवाल ये था कि पैसा आएगा कहाँ से। तो बस इसी पैसे की समस्या को सुलझाने के लिए कंपनी ने एक रेगुलर इनकम की तलाश शुरू की। और इसका जरिया क्या था? जमीन। उन्होंने तय किया कि जमीन से टैक्स वसूलने के लिए नए नए सिस्टम बनाए जाएंगे। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये पूरे ग्रामीण इलाके पर अपना कंट्रोल जमाने का एक तरीका था। तो उस वक्त कंपनी के बड़े बड़े अधिकारियों के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। जमीन से एक रेगुलर और भरोसेमंद इनकम, एक फिक्स्ड इनकम कैसे पक्की की जाए। और यही वो सवाल था जिसने आने वाली सभी रेवेन्यू पॉलिसीज की नींव रखी। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कंपनी की इसी मंशा को समझना बहुत जरूरी है। तो उनका पहला और सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था 1793 का परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि स्थायी बंदोबस्त। इसमें क्या था? इसमें रेवेन्यू की रकम को हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली फिक्स कर दिया गया और जिम्मेदारी दी गई राजाओं और तालुकदारों को, जिन्हें अब जमींदार कहा जाने लगा। उनका काम था किसानों से लगान वसूलना और कंपनी को उसका तय हिस्सा चुका देना। लेकिन देखिए, यह सिस्टम कितना अजीब था। ये लगभग हर किसी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया। कैसे? रेवेन्यू फिक्स था, तो अगर जमीन की पैदावार बढ़ भी जाए तो कंपनी को कोई फायदा नहीं। जमींदार जो रेवेन्यू तय किया गया था वो इतना ज्यादा था कि वो चुकाई ही नहीं पाते थे और उनकी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। और बेचारे किसान, उनकी तो कोई सुनने वाला ही नहीं था। उन पर जुल्म होता रहा और उनकी जमीन कब छीन जाए कोई गारंटी नहीं थी। अब जब परमानेंट सेटलमेंट फेल होने लगा तो कंपनी ने भारत के दूसरे हिस्सों में नए तरीकों पर काम करना शुरू किया। और इन्हीं में से एक थे ये साहब, टॉमस मुनरो। इन्होंने दक्षिण भारत में एक बिल्कुल ही अलग सिस्टम की नींव रखी, जिसे रयतवाड़ी कहा गया। अच्छा, अब जरा इन तीनों सिस्टम्स को एक साथ कंपेयर करके देखते हैं। और हाँ, जो लोग यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टेबल तो समझ लीजिए कि एकदम मस्ट नो है। सबसे पहले बंगाल में था परमानेंट सेटलमेंट, जहां सारा दारोमदार था जमींदार पर। फिर नॉर्थ वेस्ट में आया महालवाड़ी सिस्टम। यहाँ क्या था? यहाँ पूरे गांव यानी महाल की जिम्मेदारी थी और उनकी तरफ से गांव का मुखिया टैक्स देता था। और फिर देखिए, दक्षिण भारत में आया रैयतवाड़ी, बिल्कुल अलग। इसमें कंपनी ने बिचौलियों को हटा दिया और सीधा किसानों मतलब रैयतों से डील की। तीनों में कितना फर्क है ना? टैक्स वसूलने के अलावा कंपनी का एक और बड़ा मकसद था। उन्होंने धीरे धीरे भारतीय देहात को अपनी फैक्ट्रियों के लिए एक कच्चा माल के सप्लायर में बदल दिया। मतलब अब किसान वो नहीं उगाएंगे जो वो चाहते हैं, बल्कि वो उगाएंगे जिसकी जरूरत ब्रिटिश इंडस्ट्री को है, जैसे अफीम और नील। इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। एक तरफ है भारत की पारंपरिक कलमकारी प्रिंट और दूसरी तरफ है इंग्लैंड का मशहूर मॉरिस कॉटन प्रिंट। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो गहरा चटक नीला रंग। और ये रंग आता था भारतीय नील से। बस इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय नील की यूरोप में डिमांड कितनी जबरदस्त रही होगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय नील के पीछे सब इतने दीवाने क्यों थे? वजह बिल्कुल सीधी थी। उसका जो गहरा शाही नीला रंग था, वो यूरोप के कपड़ा रंगने वालों को बहुत पसंद था। खासकर उस दौर में जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कपड़ा उत्पादन आसमान छू रहा था। अब नील की खेती के दो मेन सिस्टम थे, निज और रैयती। निज सिस्टम में जो बागान मालिक थे वो खुद अपनी जमीन पर नील उगाते थे।
लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि बड़े बड़े उपजाऊ खेत एक साथ मिलना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने अपनाया रैयती सिस्टम। इसमें वो किसानों को कर्ज देकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर मजबूर करते थे, जिसके तहत किसान को अपनी जमीन के कम से कम 25% हिस्से पर नील उगाना ही पड़ता था। और ये नील बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये एक बहुत ही मुश्किल और थका देने वाला काम था। पहले तो पौधों को काटो, फिर उन्हें पानी से भरे हौदों में घंटों तक सड़ाओ, फिर उस घोल को मजदूर घंटों तक डंडों से पीटते थे और तब जाकर कहीं नील का गूदा नीचे बैठता था, जिसे निकालकर सुखाया जाता था। बहुत बहुत मेहनत का काम था ये स्लाइड हमें उस दौर की एक नील फैक्ट्री की झलक देती है। इन हौदों को देखिए, इनमें मजदूरों को घंटों तक कमर गहरे बदबूदार घोल में खड़े रहकर काम करना पड़ता था। आप सोच सकते हैं कि काम करने के हालात कितने अमानवीय और मुश्किल रहे होंगे। और जब शोषण और जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है? एक जबरदस्त विद्रोह। यही हुआ नील की खेती के मामले में। इसे ब्लू रिबेलियन या नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये किसानों की लड़ाई थी जबरदस्ती नील की खेती के खिलाफ, और उनकी एक ही आवाज थी, हम भीख मांग लेंगे पर नील तो हरगिज नहीं उगाएंगे। सोचिए, ये शब्द 1860 में नील कमीशन के सामने एक मामूली किसान हाजी मुल्ला ने कहे थे। कितनी हिम्मत रही होगी। बस ये एक लाइन ही उनका सारा दर्द, उनकी तकलीफ और उनका जो फौलादी इरादा था वो सब कुछ बयां कर देती है। और ये विद्रोह शुरू हुआ मार्च 1859 में, जब बंगाल में हजारों किसानों ने नील उगाने से साफ इनकार कर दिया। और देखते ही देखते ये एक आंदोलन बन गया। किसानों ने तलवारों, भालों और तीर कमान से नील की फैक्ट्रियों पर हमला करना शुरू कर दिया। जो बागान मालिकों के एजेंट यानी गुमास्ते लगान वसूलने आते, उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया, उन्हें पीटा गया। ये एक बहुत ही संगठित लड़ाई थी। और इसका नतीजा क्या निकला? किसानों की एक शानदार जीत। सरकार पर इतना दबाव बना कि उन्हें एक नील आयोग बनाना पड़ा, और उस आयोग ने बागान मालिकों को ही दोषी पाया। आयोग ने साफ साफ कह दिया कि किसी भी किसान को नील उगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बस इस एक फैसले ने बंगाल में नील के कारोबार की कमर तोड़ दी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बंगाल में जब कारोबार ठप हो गया तो ये बागान मालिक अपना बोरिया बिस्तर लेकर बिहार चले गए। और फिर कई साल बाद 1917 में इसी बिहार की धरती पर महात्मा गांधी ने चंपारण पहुंचकर नील बागान मालिकों के खिलाफ एक और ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत की, जिसे आज हम सब चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि नील विद्रोह हमें क्या सिखाता है? ये हमें किसानों के संगठित प्रतिरोध की उस ताकत के बारे में बताता है जो एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य को भी झुका सकती है। आधुनिक भारत के इतिहास को समझने के लिए ये एक बहुत ही जरूरी सबक है। इस पर जरूर सोचिएगा। चलिए आज एक ऐसी कहानी जानते हैं जहां सिर्फ मुनाफे की भूख ने न सिर्फ ग्रामीण भारत की पूरी तस्वीर बदल दी, बल्कि एक बहुत बड़े विद्रोह की आग भी लगा दी। तो सवाल ये है कि आखिर एक मामूली सा दिखने वाला नीला रंग इतने बड़े विद्रोह की वजह कैसे बन गया? ये कहानी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक बेहद कीमती नीले रंग की और उन हजारों लाखों किसानों की जो एक दमनकारी सिस्टम के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1765 से। मुगल बादशाह ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। अब दीवान का सीधा मतलब था कि बंगाल का पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल यानी पैसा वसूलने का सारा काम अब कंपनी के हाथों में आ गया था। तो दीवान होने का मतलब था राजस्व यानी टैक्स वसूलने का अधिकार और दीवानी मामलों में फैसला करने का भी हक। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो ये जैकपॉट था। मतलब अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, बल्कि उस इलाके के आर्थिक मालिक बन गए थे। देखिए, उनका मकसद बिल्कुल साफ था, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना ताकि वो अपने व्यापार और दूसरे खर्चे चला सकें। पहले क्या होता था, कंपनी को ब्रिटेन से सोना चांदी लाना पड़ता था, भारत से कपास और रेशम जैसे सामान खरीदने के लिए। लेकिन अब तो खेल ही बदल गया था। अब वो बंगाल से ही टैक्स वसूलते और उसी पैसे से यहाँ का सामान खरीदकर यूरोप भेज देते थे। और इस नई पॉलिसी का जो असर हुआ वो सच में बहुत ही भयानक था। इसने एक गहरे आर्थिक संकट को जन्म दिया और फिर आया 1770 का वो विनाशकारी अकाल। अंदाजा लगाइए, करीब करीब 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी ने अपनी आमदनी की समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया।
उन्होंने जमीन पर टैक्स वसूलने के लिए कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए, जिनका किसानों पर बहुत गहरा असर पड़ा। तो कंपनी ने भारत के अलग अलग हिस्सों में टैक्स वसूलने के लिए 3 सिस्टम लागू किए: स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी सिस्टम और रैयतवाड़ी सिस्टम। नाम अलग अलग थे, तरीके भी थोड़े अलग थे, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन थी: टैक्स की मांग इतनी ज्यादा रखी जाती थी कि किसान बेचारे या तो कर्ज के बोझ तले दब जाते थे या फिर अपना गांव छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाते थे। अच्छा, कहानी सिर्फ टैक्स तक ही सीमित नहीं थी। कंपनी अब किसानों पर दबाव बना रही थी कि वो कुछ खास तरह की फसलें उगाएं, जिन्हें कैश क्रॉप्स कहते हैं, ताकि उन्हें यूरोप में बेचा जा सके। और उन सभी फसलों में एक फसल सबसे ज्यादा जरूरी थी, और वो थी नील। तो बात यह है कि 18वीं सदी में ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और उन्हें चाहिए था एक चटक, गहरा नीला रंग। अब यूरोप में एक पौधा होता था वुड, जिससे नीला रंग तो मिलता था, लेकिन वो काफी फीका और बेजान सा होता था। वहीं दूसरी तरफ भारत का नील, उसका रंग एकदम शानदार, गहरा और चटक होता था। बस यही बात भारतीय नील को यूरोप में एक लग्जरी आइटम बना देती थी। और इस चार्ट से ये बात और भी साफ हो जाती है। हुआ ये कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज से नील की सप्लाई लगभग बंद हो गई, तो ब्रिटेन के पास एक ही ऑप्शन बचा, भारत। और देखते ही देखते ब्रिटेन अपने इस नीले सोने के लिए लगभग पूरी तरह से भारत पर निर्भर हो गया। मांग इतनी बढ़ गई कि पूछिए मत। तो इस जबरदस्त मांग ने जमीनी स्तर पर शोषण का एक बहुत ही खतरनाक सिस्टम बना दिया। एक ऐसा सिस्टम जिसने किसानों को, जिन्हें रैयत कहा जाता था, एक ऐसे जाल में फंसा दिया जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। इसमें सबसे आम तरीका था रैयती सिस्टम। अब ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जो ये सुनिश्चित करता था कि किसान हमेशा हमेशा के लिए बागान मालिकों के कर्जदार बने रहें। देखिए कैसे। पहले तो किसानों से जबरदस्ती एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता, फिर उन्हें ऊंची ब्याज दर पर एक कर्ज दिया जाता। इसके बाद उन्हें अपनी सबसे उपजाऊ जमीन के कम से कम 25% हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। वही जमीन जिस पर वो चावल जैसी खाने की फसल उगाना चाहते थे। और जब फसल तैयार होती तो बागान मालिक उन्हें इतनी कम कीमत देते कि कर्ज चुकाना तो दूर, अगली फसल के लिए उन्हें एक और लोन लेना पड़ता था। और बस ये चक्र चलता ही रहता था। और बात सिर्फ कर्ज की नहीं थी, एक और बड़ी मुसीबत थी। नील के पौधे की जड़ें इतनी गहरी होती थीं कि वो जमीन की सारी ताकत खींच लेती थीं। इसका नतीजा, जमीन बंजर हो जाती थी। मतलब एक बार नील की फसल कटने के बाद उस खेत में चावल उगाना नामुमकिन हो जाता था। तो किसानों के हाथ में क्या बचता था? सिर्फ कर्ज और बर्बाद खेत। तो ये जो शोषण का सिलसिला था, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा था। और फिर एक दिन किसानों के सब्र का बांध आखिर टूट ही गया, और यहीं से शुरू हुई एक बहुत बड़े और जबरदस्त विद्रोह की कहानी। वो तारीख थी मार्च 1859 की। बंगाल में हजारों हजार किसानों ने, रैयतों ने नील उगाने से साफ इनकार कर दिया। विष्णुचरण और दिगंबर बिस्वास जैसे नेताओं की अगुवाई में विद्रोह का बिगुल बज चुका था। और ये कोई छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये एक पूरा जन आंदोलन था। इसमें हर कोई शामिल था। तलवार, भाले और तीर धनुष लिए किसान, रसोई के बर्तनों से लड़ती औरतें, स्थानीय गांव के मुखिया और यहाँ तक कि कुछ जमींदार भी किसानों के साथ आ गए थे। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला कर रहे थे और बागान मालिकों का पूरी तरह से बहिष्कार कर रहे थे। अब ये नील विद्रोह इतना बड़ा और असरदार था कि ब्रिटिश सरकार को भी हरकत में आना पड़ा। उन्हें मजबूर होकर दखल देना पड़ा और इस पूरे सिस्टम की जांच के लिए एक कमीशन बनाने का आदेश देना पड़ा। तो सरकार ने नील आयोग यानी इंडिगो कमीशन बनाया, और 1860 में जब इस कमीशन की रिपोर्ट आई तो वो बागान मालिकों के तौर तरीकों पर एक सीधा सीधा आरोप थी। रिपोर्ट ने साफ साफ कहा, नील की खेती रैयतों के लिए फायदेमंद नहीं है। कमीशन ने बागान मालिकों को जोर जबरदस्ती का दोषी पाया और ये ऐलान किया कि किसानों को नील उगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। किसानों की एक तरह से जीत हुई थी। उन्हें कहा गया कि जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें पूरा कर दें, लेकिन उसके बाद वो नील की खेती बंद करने के लिए पूरी तरह आज़ाद हैं। बस इस एक फैसले ने बंगाल में नील के कारोबार को लगभग खत्म ही कर दिया।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये लड़ाई, ये संघर्ष आगे भी चलता रहा। 1859 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ। 1860 में नील आयोग ने किसानों के हक में फैसला सुनाया, लेकिन बागान मालिकों ने अपना कामकाज बिहार की तरफ शिफ्ट कर लिया। और फिर सालों बाद 1917 में महात्मा गांधी ने उन्हीं नील बागान मालिकों के खिलाफ बिहार के चंपारण में अपना पहला बड़ा आंदोलन शुरू किया। यानी बंगाल के किसानों की ये लड़ाई आने वाले कई आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा बन गई।